जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ की इस ऑनलाइन कोचिंग क्लास में। स्वागत है आप सभी का भव्यम क्लासेस दिल्ली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के और दिसंबर 2021 और जून 2022 के क्वेश्चन पेपर्स की। इसमें अब तक हमने कुल मिलाकर 1 से लेकर 25 प्रश्नों का हमने डिस्कशन कर लिया है। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर। क्लियर? तो इसमें जो पहला हमारा सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों के सही अनुक्रम को चुनिए। तो हमारे पास कुल मिलाकर यहां पर 5 ऑप्शन है, उनमें से कॉम्बिनेशन बनाकर हमें यहां पर कुल मिलाकर 4 में से कोई एक ऑप्शन यहां पर हमें सेलेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला है देवल रानी खिज्र खां, दूसरा है किरानुस सदाइन, यह है किरान उस सदाइन, और सी है तुगलकनामा, डी है मिफ्ताउल फुतू और ई ऑप्शन है नूह सिपहर। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या है कि इस ऑप्शन को सॉल्व करने के हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ये एक जो जनरल टेंडेंसी होती है, क्योंकि हम लोग अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है वी आर ग्रेजुएट, राइट। तो ऐसे में क्या है कि हमें जो रूलर्स हैं, जो क्रोनोलॉजी बनती है शासकों की, जो पूरा कालक्रम बनता है, उसमें स्पेशली वंश जो है हमें ध्यान रहे होंगे। तो देखिए खिज्र खान, अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता होगा, खिज्र खान यानी खिज्र खान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम है। क्लियर? तो यानी ये कौन से वंश की बात हो गई? खिलजी वंश की बात। क्लियर? और एक नाम इसमें आ रहा है तुगलकनामा, यानी ये बात होगी तुगलक वंश की। क्लियर? तो अगर ऑप्शन में जहां जहां तुगलक को पहले लिखा गया है ए ऑप्शन से पहले, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। क्लियर? देखते हैं कि क्या किसी ऑप्शन में सी जो है वो ए से पहले मेंशन है। तो सी ए, तो कुल मिलाकर इस टेंडेंसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर सारे ऑप्शन में क्या है, तुगलकनामा को बाद में ही प्रेफर किया गया है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। देखिए इसमें एक ग्रंथ है किरानुस सदाइन, बात कर लेते हैं क्या है। एक वंश का नाम है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में क्रम चलते हुए आगे इल्तुतमिश, रजिया, बलबन से होते हुए आगे बढ़ता है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम है क्या? कैकुबाद। कैकुबाद जो है ये बलबन का जो है, बलबन का पौत्र है, ग्रैंडसन है। क्लियर? तो कैकुबाद जो है उसके बारे में ये ग्रंथ लिखा गया है, और ये लिखा गया है 1289 में। क्या है इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु क्या है? इसमें कैकुबाद जो है उसकी और उसके पिता बुगरा खां, बुगरा खां और कैकुबाद का इसमें आपसी जो संवाद है वो इसमें दिखाया गया है। और इसकी जो रचना है वो की थी कब? 1289 में। अब बात कर रहे थे रचना इनकी जो है, एक इन 5 ग्रंथों की खास बात यह है कि इन 5 ग्रंथों की रचना ही किसने की है? अमीर खुसरो। एक शब्द यहां पर आपने देखा होगा, मसनवी। ठीक है, मसनवी। तो देख लेते हैं क्या होता है मसनवी। मसनवी जो है इस एक फारसी शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2, यानी 2। तो कहा जाए कि ऐसी कृति जिसका लेखन काव्यात्मक शैली में हुआ है, पोइटिक फॉर्म में हुआ है, काव्यात्मक शैली। और आपने इंग्लिश में भी नाम सुना होगा कपलेट्स, यानी 2 पंक्तियों का एक जो है जो काव्य बनता है उसको बोलते हैं कपलेट। तो मसनवी एक शब्द होता है फारसी, जिसमें क्या होता है, काव्यात्मक शैली में किसी ग्रंथ की रचना की जाती है। अब ग्रंथ की रचना किस लिए की जाती है? या तो इसमें ईश्वर
या पीर? ईश्वर या पीर जो है उसकी इसमें की जाती है क्या? स्तुति, यानी उसकी इसमें प्रार्थना की जाती है। दूसरा होता है बादशाह की, इसमें क्या की जाती है? प्रशंसा। और तीसरा जो है इसमें गुरु की वंदना, या इसमें स्वयं का क्या दिया जाता है? इसमें आत्म परिचय। तो इस प्रकार की जितनी भी हमारे पास ये जो फॉर्मेट है, इनकी रचना की जाती है इन सब के लिए। या तो उसमें ईश्वर की स्तुति होगी, बादशाह की प्रशंसा होगी, गुरु की वंदना, या आत्म परिचय उसमें कोई कवि जो है, विशेष रूप से कोई सूफी संत जो है देता है। और इस प्रकार की कृतियों को क्या कहा जाता है? मसनवी। आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसकी घटना हो गई 1289, यहां नाम लिख देते हैं। दूसरा आता है इसमें मिफ्ता उल फुतू। देखते हैं क्या कहानी है इसकी। मिफ्ता उल फुतू जो है ये लिखा गया है, इसके ठीक बाद में कैकुबाद के ठीक बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन फिरोज तुगलक भी नाम होता है इसका, पूरा नाम जो है। तो इसकी रचना जो होती है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1290 में कैकुबाद की हत्या कर दी और स्वयं क्या बन जाता है? जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासक बन जाता है, बादशाह बन जाता है। और यही जो है इतिहास में कहलाती है खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति। इसमें क्या होता है कि 1290 में एक नया वंश आता है और ये चलता है लगभग 1320 तक। ठीक है, तो एक क्रांति आती है, एक व्यक्ति का नाम है गयासुद्दीन फिरोज तुगलक, वो एक नई स्थापना करता है खिलजी क्रांति के नाम से। क्लियर? तो यहां पर उसके शासन के पहले ही वर्ष में 1291 में एक नई रचना लिखी जाती है, क्या? गयासुद्दीन तुगलक की। उसमें नाम है अमीर खुसरो ने लिखी थी और उस रचना का नाम है फुतुल मिफ्ताउल फुतू। क्लियर? उसके बाद जो तीसरा आता है देवल रानी खिजर खां। देखिए खिजर खां की बात करें तो खिजर खां का जो पिता है अलाउद्दीन खिलजी, वो शासन करता है 1316 तक, 1296 से 1316 तक। यहां पर क्या है? उसके पुत्र का नाम है खिजर खां। तो बेसिकली ये कहानी है, इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है आशिका। ठीक है, आशिका। या इसमें क्या होता है कि गुजरात का शासक है कर्ण सिंह और कर्ण सिंह की पुत्री है देवल रानी। तो बेसिकली ये जो है देवल रानी और खिजर खां के प्रेम प्रसंग की बात करती है। और इस ग्रंथ में जो है ऐसी सूचनाएं मिलती हैं हमें जो किसी अन्य ग्रंथ में हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी रचना हो जाती है 1316 में। फिर एक ग्रंथ आता है इसमें नूह सिपेहर। इसकी रचना लगभग 1318 में होती है। 1318 में देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति का नाम है मुबारक शाह खलजी। नाम सुना होगा आपने। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है ये शासक बनता है 1316 से 1320 के मध्य। और ये जो रचना ही है नूह सिपहर, इसकी रचना की गई है 1318 में। यानी ये जो कृति है किससे संबंधित है? शासक मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक नाम होता है खलीफा। खलीफा जो है वो इस्लामिक जो वर्ल्ड है, इस्लामिक दुनिया जो है, उसका राजनीतिक जो सर्वे सर्वा है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जिसके हाथ में है, वो है क्या कहलाता है? खलीफा। तो दिल्ली में जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है, सत्ता में आता है, राज सिंहासन पर बैठता है, उसको एक तरह से सर्टिफिकेट लेना होता है इस व्यक्ति से जिसका नाम है खलीफा। खलीफा नाम मतलब बेसिकली एक पद है। तो ये व्यक्ति कहेगा कि हाँ आप जो है सर्टिफाइड है इस पद पर बैठने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति
मुबारक शाह खलजी, उसने स्वयं को ही क्या कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया और कहा आई एम द बॉस, यानी कि मुझे खुद के शासन स्थापना के लिए किसी और की सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर प्रश्न आता है कभी कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मुबारक शाह खलजी। क्लियर। तो एक जो ग्रंथ हो गई नूह सिपहर, देख लेते हैं क्या है। नूह सिपर का मतलब होता है नूह यानी 9, सिपहर यानी आसमान। बेसिकली इसमें क्या है, 9 चैप्टर्स हैं। 9 क्या है इसमें, सिपहर। जो इसमें पहला और दूसरा सिपहर है, यानी कि जो शुरू के 2 चैप्टर्स हैं, इसमें बात हो रही है किसकी, कि मुबारक शाह खलजी जो है उसके शासनकाल की, उसकी राज सिंहासन की बात हो रही है और उसके महल की बात हो रही है। जो इसका चैप्टर नंबर 3 है वो बात कर रहा है भारत की, जो यहाँ की सुंदरता है, यहाँ की वनस्पति, फल फूल और यहाँ की जो नदियां हैं, इन सब की बात कर रहा है। और इसलिए अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में कहा है कि भारत जैसा स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और विशेष रूप से अगर बात करें दर्शन और आध्यात्म की, ठीक है, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें इंडिया इतना अपने आप में सक्षम है, इतना एनरिच्ड है कि इस जैसा स्थान कहीं दुनिया में है ही नहीं। और इसलिए क्या होता है कि एक स्थान है जम्मू कश्मीर, उसमें डल झील, उसमें जो डल झील है वहां का दृश्य देखते हुए जो अमीर खुसरो ने कहा कि नूह फिरदौसी, गर फिरदौसी, तो उसके बारे में कहा है कि अगर कहीं स्वर्ग है इस दुनिया में तो अमी अस्ते अमी अस्ते अमी अस्ते। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो डल झील के दृश्य को देखकर अमीर खुसरो लिखते हैं। क्लियर। तो यहां पर ये हो गया। और सबसे अंतिम जो कृति है इसमें वो है तुगलकनामा। तुगलकनामा लिखी गई है 1320 में, यानी कि ये लगभग अमीर खुसरो का जीवन का अंतकाल होता है। ये जो है जीवन काल की बात करें अमीर खुसरो के, तो उनका जीवन काल रहता है 1253 से लेकर 1325 के मध्य। ओके, तो ये जो रहता है 72 वर्ष का जो जीवन काल है। तो अमीर खुसरो 72 वर्ष में इतना कुछ बेहतर कर गए, जिसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में लगभग 100 से अधिक काव्यात्मक रचनाएं अपने जीवन में उन्होंने रचना की थी। और यही कारण है कि अमीर खुसरो को तुत ए हिंद, तुत ए हिंद यानी कि भारत का तोता, पैरट ऑफ इंडियन। बेसिकली तोता इसलिए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका संगीत में और काव्य इन सब में, कविताओं में बहुत रुझान रहता हो, तो इसलिए उनको उपाधि मिल जाती है क्या, तुत ए हिंद। और इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 100 से अधिक कृतियों का, काव्यात्मक कृतियों का उन्होंने लेखन किया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगी 1320 में। क्लियर। तो देखते हैं कि किरानो सदानी जो है 1289 हो गई, ये हो गई हमारी 1291। तो बी ऑप्शन पहले में, बी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो डी ऑप्शन आप काट सकते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन, बी के बाद डी, हमारा जो सी ऑप्शन इसका है, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, बी। सबसे पहले किरानुस सदाइन लिखी गई, उसके बाद मिफ्ताउल फुतू लिखी गई, उसके बाद देवल रानी खिज्र खां 1316 में लिखी जाती है, उसके बाद ई नूह सिपहर 1318 में मुबारक शाह खलजी के शासनकाल में, और उसके बाद सी जो है हमारा ऑप्शन, ये जो सी पे जो दे रखा है तुगलकनामा 1320 में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। देख लेते हैं क्या है इसकी एक बार व्याख्या। क्रम जो है इरा, किरानो सदाइन है, मिफ्ताउल फुतू, इसको फुतूह बोल दे देते हैं, फुतूह भी कहा जाता है। फिर एक है देवल रानी खिज्र खां, आशिका या खिज्र नाम, और इसी खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद बाद में रख दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, जब उनका चित्तौड़गढ़, औरंगजेब का, औरंगजेब नहीं सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, माफी कीजिए,
अलाउद्दीन खिलजी का जब चित्तौड़ अभियान होता है तो उसके बाद इसका जो नाम है खिजराबाद यहाँ पर रख दिया जाता है। और यहीं से संबंधित चित्तौड़ का जो अभियान है, पद्मावती कहानी, ये जो हम अभी चल रहा है ये सब। तो 4 नंबर जो है नूह सिपहर, ये 9 आसमान, इसमें कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स हैं, इसमें भारत की खूबसूरती की बात की गई है, तुगलकनामा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27, ऐहोल शिलालेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं? एक व्यक्ति हैं, लेखक हैं रवि कीर्ति, तो उनमें से 2 जो कवि हैं उनके समकक्ष स्वयं को स्थापित करते हैं रवि कीर्ति। आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट है, क्योंकि इसका जो वास्तविक आंसर है वो है कालिदास और भारवी। कालिदास और भारवी, लेकिन हमारे ऑप्शंस में कालिदास और भारवी यहां पर नहीं दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को जो है स्टार मान के आप इसको इंडिकेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो यूजीसी ने जो नेट में माना है वो माना है कालिदास और भास, ए ऑप्शन माना है इसमें। लेकिन जब हम अपने सोर्सेज को आपस से वेरीफाई करते हैं तो हमारे सामने आता है कालिदास और भारवी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख, ऐहोल कहां पड़ता है? ऐहोल पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक शहर है ऐहोल। ऐहोल में लेखक रवि कीर्ति ने कालिदास और भारवी के साथ स्वयं की तुलना करते हैं। यह शिलालेख बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्रामाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। पुलकेशिन के समकालीन लाट, मालवा, गुर्जर, ये वर्तमान में मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर निवास करती हैं, लाट, मालवा और गुर्जर आदि देशों के शासकों के विषय में ज्ञात करते हैं। यद्यपि इसमें मुख्य रूप से पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है। ऐहोल अभिलेख आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर, देखिए बीजापुर नहीं है, ये बगलकोट एक जिला पड़ता है कर्नाटक का वर्तमान में, वहां पर ये स्थापित है। इसमें शक संवत 556 अर्थात 634 ईस्वी की तिथि अंकित है। देख लेते हैं शक संवत और ईस्वी, इन दोनों के मध्य जो है 78 वर्ष का 78 ईयर्स का डिफरेंस होता है। यानी कि 78 ईस्वी में क्या होता है? शक संवत की स्थापना होती है, और इसीलिए क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो 78 ईयर्स का है। शक संवत जो है, जो कैलेंडर है हमारा भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। क्लियर? तो ये लेख प्रशस्ति के रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत और लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। यहां 2 शब्द हमारे सामने आते हैं, एक होता है भाषा और एक होता है लिपि। जैसे वह क्या कर रहा है, तो इसकी भाषा की अगर बात करें तो भाषा इसकी कौन सी हो जाएगी? हिंदी, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है ये। लेकिन लिपि जो बात है, इसकी लिपि आती है लैटिन। ये जो लेटर्स बने हुए हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। क्लियर? ए बी सी जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई वर्ड है साठी या आमची। क्लियर? तो ये भाषा जो है ये मराठी है, लेकिन लिपि जो है इसकी कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। क्लियर? ऐसे ही जो पंजाबी जो होती है भाषा, उसकी जो भाषा पंजाबी है और उसकी लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। तो अगर हम बात करें इस अभिलेख की, तो इसकी भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपि जो है दक्षिणी ब्राह्मी इसकी लिपि है। रवि कीर्ति ने जिनेंद्र का मंदिर बनवाया, जिसे मेगुती का जैन मंदिर भी कहा जाता है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी प्रकाश डाला जाता है। यहां पर क्या हो रहा है कि जब हर्षवर्धन का काल जो है 606 से 647 के बीच है, तो यहां पर मैप से देखते हैं इसको। कन्नौज एक स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी है, और उसकी एक राजधानी थानेश्वर भी होती है। तो यहां पर अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन दक्षिण में आता है, और वहीं जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हैं वो उत्तर की ओर बढ़ता है। तो एक युद्ध का उनमें वर्णन मिलता है
इसकी जो पुलकेशन द्वितीय है उसका वर्णन रवि कीर्ति की जो एहोल प्रशस्ति है ये, उसमें इसका वर्णन मिलता है। साहित्य की दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। इसकी रचना कालिदास या भारवी के काव्य शैली पर की गई है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने स्वयं दावा किया है कि उसने इस प्रशस्ति को लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो भारवी का नाम देख लेते हैं। भारवी की एक पुस्तक है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवी जो है पल्लव नरेश सिंह विष्णु, इसकी स्थापना हुई थी जब, सिंह विष्णु नाम है और ये पल्लव शासक हैं, पल्लव शासक भी हैं और पल्लव वंश के संस्थापक भी हैं। कौन? सिंह विष्णु। तो इनके दरबार में रहते थे भारवी, और भारवी की पुस्तक का नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का मतलब है किरात प्लस अर्जुनियम। इसकी विषय वस्तु की बात करें अगर, तो किरात एक जनजाति है जो वर्तमान में नेपाल की तराई क्षेत्रों में रहती है, और कुछ इसका जो बिहार का जो प्रदेश है उसमें इनकी जो जनजाति है वो रहती है। ये पूरा एक प्रसंग है, और इसमें क्या होता है कि किरातार्जुनीयम जो है, इसमें भगवान शिव स्वयं किरात बनकर आते हैं और अर्जुन के साथ उनका संघर्ष चलता है। धनुर्धारी जो प्रतियोगिता होती है आपस में एक शिकार को लेकर, और अंत में जाकर स्वयं ईश्वर जो है, जो शिव हैं, अपने वास्तविक रूप में आते हैं। तो पूरा ये जो संस्कृत में लिखा गया पूरा नाटक है ये भारवी ने लिखा है। इसकी विषय वस्तु क्या है? किरात अर्जुनियम। ठीक है, इसमें अंत में जाकर अर्जुन को अपनी शक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न था कि इनमें से तुलना किसके साथ करते हैं, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर कालिदास और भास भी नहीं है, कालिदास और अमर सिंह भी नहीं है। अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश, एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, और शूद्रक मृच्छकटिकम हम बात कर चुके हैं। भास, भास जो है वो उनकी कृति है स्वप्न वासवदत्ता, उनकी एक कृति का नाम है। और शूद्रक और हरिशेण है। कुल मिलाकर इसमें जो हमारे ऑप्शन है कहीं बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहे। तो व्याख्या में आगे क्या लिखा है इसमें कि एनटीए ने इसका उत्तर ए कालिदास और भास माना, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 28। निम्नलिखित में से किसे तमिल का 5वां वेद माना जाता है और सर्वधर्म संग्रह की 12वीं पुस्तक भी है? ठीक है, तो पांचवा वेद जो है, इसकी बात करें तो इसका आंसर है तिरुतुंडर पुराणम। देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। देखिए क्या है कि कुल मिलाकर तमिल संगम, दक्षिण भारत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको, दक्षिण भारत के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। तो यहां पर क्या है, संगम साहित्य, संगम का बेसिकली मतलब होता है कि यहां पर विद्वान जो हैं आपस में बैठते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, और वहां से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो संगम के जरिए यहां पर देखने को मिलती है। और ये जो संगम काल है ये 300 BC से लेकर 300 AD, यानी कि लगभग ये जो है 600 ईयर्स का ये पूरा काल जो है संगम काल कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि ये जो ग्रंथ है तिरुतुंडर पुराणम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 5वां वेद है, और किसका? तमिल का, तमिल साहित्य का 5वां वेद। इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। जो ये कुरल, तमिल वेद भी कहा जाता है इसे द्रविड़ वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि तिरुतुंडर पुराणम को तमिल का 5वां वेद माना जाता है। इसे सर्वधर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक भी मानते हैं। संगम साहित्य, बात की थी हमने कि दक्षिण भारत के इतिहास को सम्मिलित रूप से संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल भाषा में लिखे गए हैं, तीनों संगमों में रचित। यहां कुल मिलाकर देखिए बात आती है 3 संगमों की। 3 संगम कहां कहां हुए? संगम जो पहला संगम होता है वो होता है मदुरई। दूसरा संगम जो है तमिलनाडु में स्थित है एक स्थान कपाटपुरम। और तीसरा जो संगम है ये भी क्या होता है?
जहां पहला हुआ था, यानी कि मदुरई। तो 3 संगम होते हैं, कब से कब तक? 300 BC टू 300 AD के मध्य, यानी 600 वर्षों में 3, यहां पर एक तरह से कह सकते हैं, अगर हम बौद्ध धर्म की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहां पर कुल मिलाकर बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं। प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय और चतुर्थ संगीतियां। संगीतियां मतलब वहां बुद्ध के विचारों को लेकर वहां पर पूरा सलाह मशविरा हो रहा था। तो इसकी आप ये गृह कार्य रहेगा आप लोगों का कि 4 बौद्ध संगीतियां कब हुई, कहां हुई, अध्यक्ष कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। क्लियर? तो ये 4 बौद्ध संगीतियां, इनसे हमेशा किसी न किसी प्रकार से प्रश्न बना जाता है, स्पेशली उनके उद्देश्यों को लेकर कि कब यहाँ हीनयान महायान में अंतर हो गया, कब स्थावर सांघिक जो आप पढ़ भी रहे होंगे। तो इन सब के बारे में जो है 4 बौद्ध संगीतियों में हमें उनका एक प्रश्न कभी ना कभी आता ही है क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो इनको कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है। पनुत्पात 10 गीतों का संग्रह, इत्तु के 8 कविताओं का संग्रह और पदिनेनक्किल कक्कू 18 लघु कविताओं का संग्रह। और इन जो 18 कविताओं में है, तिरुवल्लुर की कुरल सर्वश्रेष्ठ है। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया है। एक व्यक्ति है तिरुवल्लुर, संत हैं, और इनकी रचना है कुरल। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग, देखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें जो शुरू के 3 है उनको कहा जाता है त्रिवर्ग। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की जो बात की गई है वो इस ग्रंथ में की गई है, कुरल में। इसमें दार्शनिक विचारधाराएं भी मिलती हैं, इसीलिए इस तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहते हैं। देखिए बाइबिल शब्द, अब आपको लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं 300 AD तक की बात कर रहे हैं, और बाइबिल का जो जिक्र आ रहा है क्यों आ रहा है इसमें? बेसिकली इस प्रकार की उपाधियां जो हैं वो दी जाती हैं क्योंकि उस समय जो इतिहास लेखन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश जो लेखक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जो उपाधियां दी गई हैं तमिल बाइबल, आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त, आपने नाम सुना होगा कौटिल्य। तो समुद्रगुप्त को क्या कह देते हैं? भारत का नेपोलियन। और कौटिल्य को क्या कहते हैं? भारत का मैकियावली। अब अगर वास्तव में देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो है, ये ब्लैक से लिख देते हैं, समुद्रगुप्त जो है 335 से लेकर 375 के बीच शासन कर चुके हैं। और नेपोलियन जो है, इनका जो जन्म है वो होता है 1769 और मृत्यु इनकी 1821 में। कौटिल्य की बात करें तो ये हमारा 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व, और मैकियावली की बात करें तो 1469 से 1527। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं जो बहुत बाद में हो रहे हैं, क्लियर? और ये यूरोपियन व्यक्ति हैं। मैकियावली जो है इटली का है, एक बहुत बड़ा दार्शनिक है मैकियावली। इनकी रचना जो है द प्रिंस, कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि मैकियावली की रचना, या फिर इधर हमारे पास 4 ऑप्शन ए, जो ग्रुप ए है उसमें 4 पुस्तकें होंगी, ग्रुप बी है जो है उसमें 4 लेखकों के नाम होते हैं, उनको मैच करना होता है, कॉम्बिनेशन जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्लियर? तो देखिए एक व्यक्ति है समुद्रगुप्त, वो शासन कर चुका है 4th सेंचुरी में, और एक व्यक्ति है जो आया है 18वीं शताब्दी में, लगभग 1400 वर्ष का अंतराल है। लेकिन फिर भी क्या कहा गया है कि ये जो है ये भारत का नेपोलियन है, क्लियर? सिमिलरली एक व्यक्ति है जो यहां पर है 3rd सेंचुरी BC में, एक आया 1500 में, यानी कि लगभग 1800 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति है, इसके नाम से इनको जाना जा रहा है। कारण क्या है कि जो इतिहास लिखा गया, जो मैंने कहा अभी कि जो इतिहास लेखन है और इस प्रकार की जो व्याख्याएं की गई हैं वो ब्रिटिश अधिकारियों या फिर यूरोपियन जो लेखक हैं उनके द्वारा की गई हैं। तो उनमें वो क्या करते हैं, स्वयं को कैसे भी करके सर्वे सर्वा, वी आर द सुपीरियर, ऐसे खुद को शो करते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया, ये चीजें आती हैं। इसका एक प्रेजेंट एग्जांपल लेते हैं। एक मूवी है, मलयालम की मूवी है, मलयालम की मूवी है मणिचित्रथुजु, 1993 में आई थी। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे इस चीज को कि ये मूवी जो है 2007 में मूवी आई है भूल भुलैया, जिसमें अक्षय कुमार जो अभिनय करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मूवी जो है बिल्कुल ठीक इसी की तरह बनी हुई है।
लेकिन चूंकि आपने 2007 में जो मूवी आई है बाद में आई है, आपने पहले ये देखी है, तो जब कल को आप ये मूवी देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो ठीक भूल भुलैया जैसी मूवी है। क्लियर? क्योंकि क्या हुआ इसमें, आपको पहले ये ज्ञात तथ्य था, इसके आधार पर आपने इस तथ्य की व्याख्या की है। तो सिमिलरली जब यूरोपियंस हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इन दोनों के बारे में, उनको केवल नेपोलियन और मैकियावेली के बारे में जानकारी थी, तो इसके आधार पर इस तथ्य की रचना उन्होंने व्याख्या जो है की है। तो देखिए यहां पर जो लिखा गया है, जो ये कॉन्टेक्स्ट बना है वो यही है कि इसे तमिल साहित्य का बाइबल एवं पंचम वेद भी कहा जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तिरुतुंडर पुराणम। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है 29वां। दो सूचियां हैं, एक में घटना का जिक्र किया है और उसमें दूसरे में है वर्ष, कि किस वर्ष में कौन सी घटना हुई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है और पहला इसमें जो घटना है, पहली जो घटना है सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन। क्लियर? दूसरी है वेरलेस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कर्टियर बने। दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना कब हुई? और नंद कुमार को फांसी। चार हमारे पास घटनाएं हैं और वर्ष जो है 69, 75, 65 एंड 72। कुल मिलाकर हमारे पास चार विकल्प हैं। देखते हैं सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन। सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन होता है हमारा जो है 1765, 1765 में। यहां पर देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें, आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न हमने पहली बार देखे हैं और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि ये यूजीसी नेट का पैटर्न रहता ही है उसमें, क्योंकि उसमें विशेषज्ञता की डिमांड की जाती है। क्योंकि कल को आप नेट क्वालिफाई करके, जेआरएफ क्वालिफाई करके आप हायर एजुकेशन में, आप रिसर्च में एडमिशन लेंगे, तो ऐसे में क्या है कि कुछ स्पेसिफिसिटी हमें डिमांड वहां पर हमारे से एक्सपेक्टेड की जाती है। क्लियर? तो ऐसे में देखिए ट्रेड ऑफ सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन जो है 1765 में होता है। तो 1765 की बात जब आती है तो यहां पर जो है लॉर्ड क्लाइव, इनके लीडरशिप में एक जो है संस्था स्थापित होती है सोसाइटी ऑफ ट्रेड। बेसिकली इसने क्या किया था, तीन जो कमोडिटीज हैं यानी वस्तुएं, हिंदी में लिख लेते हैं, तीन वस्तुएं कौन कौन सी? पहली तो है तंबाकू, एक है बीटल नट यानी कि जो पान सुपारी, और एक है नमक, सॉल्ट। इन तीन कमोडिटीज को उन्होंने क्या कर दिया, एकाधिकार स्थापित कर लिया कि भाई इनका व्यापार जो है अब हम करेंगे। किस सोसाइटी के अंतर्गत? सोसाइटी ऑफ ट्रेड, यानी कि एक सोसाइटी बना दी है, उसका काम जो ट्रेड एक्टिविटीज उनको रेगुलेट करना है। क्लियर? दूसरा जो है वेरलेस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कॉर्टियर बने। जो वेरलेस्ट हैं ये बनते हैं क्लाइव के बाद 1767 तक, और उसके बाद में जो है वेरलेस्ट के बाद आते हैं कौन? कर्टियर, जॉन कर्टियर, वो आते हैं 69 से 72, 69 से 1772। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है 1765 से, दूसरा ऑप्शन हो रहा है बी से फर्स्ट वाला। दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना ये जो होती है 1772 में होती है, सी का हमारा 4 आंसर आ जाएगा। और जो है नंद कुमार को फांसी, नंद कुमार को फांसी 1775 में। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है इसका एक के साथ मिलेगा थर्ड, और वेरलेस्ट के साथ जो है बी का हमारा बन रहा है थर्ड, बी का जो है बन रहा है फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक 1765 की जब बात आती है तो यहां पर एक संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये जो है 12 अगस्त 1765 को होती है एक संधि जिसका आपने कई बार नाम सुना भी होगा, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। क्लियर? ये जो इलाहाबाद की संधि है ये होती है इन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड
मुगल शासक के मध्य। और इसमें क्या होता है अंततः कि इस संधि के बाद, क्योंकि 1764 में क्या हो चुका है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, तो उसके ठीक एक साल बाद में क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है, और उसमें जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन पर जो है अब वास्तविक जो अधिकार है वो इस संधि के बाद किस पर हो जाता है, वो हो जाता है ब्रिटिशर्स का। यानी कि ये संधि जो है ये वन ऑफ दी एक लैंडमार्क इसलिए मानी जाती है ब्रिटिश रूल में, क्योंकि इसके बाद क्या है ऑफिशियली, इससे पहले भी जो ब्रिटिशर्स हैं अपनी पॉलिसीज को कैसे ना कैसे करके इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन आफ्टर दिस ट्रीटी, इस संधि के बाद क्या है कि ऑफिशियली ये जो 3 प्रांत हैं, जो इनका जो उनको प्रशासन करने का जो अधिकार है वो मिल चुका है किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम इसमें बार बार आया है जिसका हमने बात की है, नंद कुमार। नंद कुमार जो हैं वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इनको महाराज नंद कुमार भी कहा जाता है। ये महाराजा थे, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो ये शुरुआत में जो इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो रहता है सिराजुद्दौला के शासन काल में। सिराजुद्दौला का नाम आते ही हमारे पास दिमाग में आना चाहिए 1757, और ये दिमाग में आना चाहिए 23 जून 1757, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। देखिए हिस्ट्री में क्या है कि कोई भी फैक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपने साथ में कई फैक्ट्स को मर्ज उसमें होते हैं। तो हिस्ट्री अपने आप में एक शब्द में कई अर्थों को समेटे हुए है, क्लियर। तो यहां पर एक व्यक्ति है सिराजुद्दौला, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाद में एक व्यक्ति आता है मीर जाफर, मीर जाफर को शासक बना देते हैं, और बाद में आता है एक मीर कासिम। तो ऐसे में क्या है कि 3 जो व्यक्ति हैं, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को शासक बनाते हैं, फिर मीर कासिम को बनाते हैं। तो ऐसे में जो नंद कुमार नाम का व्यक्ति है वो फ्रांस के साथ मिलकर और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ युद्ध में शामिल हो रहा है, फ्रांस के साथ। अब यहां पर देखिए फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स, इनमें संघर्ष चल रहा है। नंद कुमार जो है फ्रेंच के साथ में है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रेंच जो आर्मी है उसके साथ में जो है नंद कुमार, तो फ्रेंच में भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में स्ट्रगलफुल रहते हैं हमेशा ही। तो नंद कुमार को उन्होंने अपनी ओर मिला लिया लालच देकर, और यहां पर वो कुल मिलाकर फ्रेंच को डिफीट कर देते हैं। तो यहां पर उनको समझ में आती है कि नंद कुमार नामक का व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बात आती है बंगाल के शासकों की, तो नंद कुमार का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व दिखता है, तो उन्होंने क्या किया, अंततः कुछ ऐसे आरोप लगाए और कहा क्या गया उसके बारे में, नंद कुमार के बारे में, कि आपके पास कुछ जो आय है और जो संपत्ति है उसके बीच में आपका जो है बहुत क्या है, इसमें अंतर है, और आपने जो है टैक्स में, कर में जो है आपने गड़बड़ी की है, और आप जो है, क्योंकि उनको कैसे भी करके नंद कुमार को अलग करना था, तो अंततः करके क्या करते हैं 75 में नंद कुमार को फांसी दे देते हैं, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 के बाद 29 के बाद 30, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तर हड़प्पाई गैरुक मर्दभांड चरण के बीच अति व्यापन का पता लगाया जा सकता है। यानी कि अब यहां पर 2 काल हैं, उत्तर हड़प्पाई काल और एक काल है गैरुक मर्दभांड चरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओसीपी, ठीक है। ओसीपी एक इंग्लिश टर्म है, इसमें होता है ओर्च्ड कलर्ड पोर्ट्री, और उत्तर हड़प्पा यानी कि जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड है। तो देखिए यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन समझने के बाद ही हम इस पे कुछ निर्णय ले पाएंगे। पहली बात तो ये कि ऐसे हमें 2 स्थानों का नाम बताना है जिसमें क्या हो रहा है
कि हड़प्पा और जो ये गैरिक मर्दभांड चरण है, इन दोनों के बीच में संबंध जो बनता हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं एक बार, क्या है। सिंधु घाटी का काल देखते हैं एक बार। सिंधु घाटी का काल जो है वो अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से अपने अध्ययन के आधार पर अलग अलग बताया है। हम उनमें दो का जिक्र करेंगे, कई हमारे पास 8-10 हमारे पास पूरे कुल मिलाकर व्याख्याएं हैं, लेकिन हम कुल दो का यहां पर जिक्र करेंगे। एक तो जो मोस्टली एक्सेप्टेड है ये है जो मोस्टली एक्सेप्टेड है ये क्या है, ये है हमारे पास जो C14 मेथड है, कार्बन 14 मेथड जो होती है वैज्ञानिक पद्धति, इसके आधार पर बना गया है। C14 के आधार पर एक ही काल है। एक आपने नाम सुना होगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वही जॉन मार्शल है जिन्होंने जो वहां पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उसको प्रोटोशिवा यानी आद्य शिव की संज्ञा दी है, ये वही जॉन मार्शल है। तो इन्होंने इसका कार्यकाल जो है वो रखा है 3200 से 2750। क्लियर। तो देखिए कितना अंतर आ रहा होगा, हम देख पा रहे हैं इस चीज को। लेकिन जो ये जो काल है इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड माना गया है वो माना गया है 2000 से 1500 बीसी के मध्य, यानी कि ये जो 500 वर्ष हैं ये इस चरण के लिए बहुत ही परिपक्व अवस्था में थे। तो कुल मिलाकर हमें ऐसे दो स्थानों का हमें यहां से चयन करना है जो दोनों काल में यहां पर कॉमन रहे हों, यानी कि हमें यहां से इस और इस दोनों स्थानों के साक्ष्य मिले हों। तो इसका आंसर जो है बड़गांव और अंबाखेड़ी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या है बड़गांव और अंबाखेड़ी स्थल से उत्तर हड़प्पाई और गरुक या इसको गैरिक भी बोल देते हैं, गेरुआ रंग जो होता है, चरण के बीच अतिव्यापन का पता चलता है। अतिव्यापन को हिंदी में कहते हैं ट्रेस। गैरुक मर्दभांडों की खोज सर्वप्रथम पुरातत्व बीबी लाल ने 1949 ईस्वी में बिसोली, बदायूं तथा राजपरसू बिजनौर के पुरास्थलों की खुदाई के दौरान किया था। अंबाखेड़ी से प्राप्त कतिपय गैरिक मर्दभांड प्राक हड़प्पा कालीन मर्दभांडों जैसे हैं। एक भांड पर कुबरदार वृषभ का अंकन है जो हड़प्पा वासियों का पवित्र पशु था। क्लियर। अंबाखेड़ी से मिट्टी के बने कुबरदार वृषभ गाड़ी के पहिए तथा मृदभांड भी मिले, मृतपिंड भी मिले हैं जो हड़प्पा जैसे हैं। यानी कि कुछ जो कॉमन जो चीजें हैं जो दोनों स्थानों से मिली है उन स्थानों का हमें यहां पर डिस्कशन करना है, जिक्र करना है। यज्ञ दत्त, ये व्यक्ति का नाम है यज्ञ दत्त शर्मा ने व कृष्णदेव जैसे पुरातत्व इतिहासकारों की मान्यता है कि गैरिक मर्दभांड उन लोगों की कृतियां हो सकती हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन उपरांत उस क्षेत्र में बसे हुए थे। आलमगीरपुर तथा बड़गांव से प्राप्त मर्दभांड जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के मर्दभांडों से प्रभावित है। अधिकांश पुरातत्वविद इन मर्दभांडों का समय ईसा पूर्व 1300 से 1200 निर्धारित करते हैं। क्लियर। तो यहां पर कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि ऐसे दो स्थानों का हमें यहां पर जिक्र करना है। देख लेते हैं, यहां एक शब्द आया है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में यहां पर 4 स्थान हैं जिसको मैं ब्लैक से मेंशन कर देता हूं। एक है यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट सदर्न पार्ट है महाराष्ट्र में दाइमाबाद। जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है उत्तर प्रदेश में, यहां पर स्थित है। जो जम्मू कश्मीर का मांडा है, यहां सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम द मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट जो मांडा जम्मू कश्मीर में है। और जो है जो नंबर 1 है ये है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पड़ता है, सुतकांगेडोर। क्लियर। तो ये कुल मिलाकर 4 हमारे पास साइट है। इस वर्ड से हमारे पास कुल मिलाकर जो 3 प्रश्न और निकल के आ रहे हैं कि जो 3 नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो साइट्स है उनका जिक्र हमने यहां पर कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 31। 12वीं और 16वीं शताब्दी के काल में भारत में दार्शनिक शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित स्थान प्रसिद्ध हैं। यहां पर देखिए क्या है कि
ऐसे स्थानों का जिक्र करना है जो इस काल में यहां पर प्रसिद्ध रहे दर्शन के लिए और शास्त्रार्थों के लिए। तो देखिए कांचीपुरम जो है ये पल्लवों की राजधानी रही है ऑफ कोर्स। तो एक तो यहां पर जो है मंदिरों का विकास बहुत हुआ है, मंदिरों का विकास, क्लियर। तो एक तो अगर हम कांचीपुरम को हटा भी देते हैं यहां पर तो हमारे पास डी ऑप्शन हट जाएगा, तो हमारे पास कुल मिलाकर ए, बी और सी तीन ऑप्शन बचते हैं यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं कि बनारस, बनारस जो है वो भी धार्मिक केंद्र रहा है, तो यहां भी मंदिरों की जो हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप इसमें से ए भी हटा दीजिए। ए को हटाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी और बी। यहां पर देखिए बी और सी, सी तो कॉमन है, इसका मतलब नवद्वीप एक जगह है, वहां पर इस प्रकार की चीजें मिल रही हैं। और एक आंसर इसका मिथिला, तो इसका आंसर बी और सी, इसका आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। एक जो है कांचीपुरम के बारे में अगर बात चली है तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप देखते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का नगर, मंदिरों का नगर की बात करते हैं तो यहां पर अभी जो एहोल यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 27, वहां पर क्या है रवि कीर्ति की बात की है, एहोल अभिलेख की बात की है। तो एहोल जो है उसको टाउन ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। लेकिन जब आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे नगर ऐसे हैं जिनका अलग अलग समय पर अलग अलग जो है उनका कार्यकाल रहता है, कि वो कभी किसी समय में परिपक्व अवस्था में है। तो अलग अलग समय पर देखते हैं कि अलग अलग जो नगर हैं वो मंदिरों का नगर के नाम से पहचाने गए हैं। तो उसमें मदुरई भी एक है और काशी भी एक है, तो बहुत सारे नगर की पूरी लिस्ट हमारे सामने आती है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्लियर। तो यहां पर दो स्थान है, मिथिला और नवद्वीप। देख लेते हैं व्याख्या क्या है इनकी। 12वीं से 16वीं शताब्दी में भारत में दार्शनिक शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए मिथिला और नवद्वीप दो प्रमुख स्थान थे। मिथिला भारतवर्ष के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक उद्भव तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास के क्षेत्र में मिथिला एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में राजर्षि जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद की जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कुल मिलाकर 108, क्लियर, से होता है। 12वीं शताब्दी में श्री वल्लभाचार्य तथा केशव मिश्र प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, जिनमें से श्री वल्लभाचार्य की पुस्तक न्याय लीलावती, वल्लभाचार्य जो हैं ये हमारे उसमें आते हैं। जब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें वल्लभाचार्य का जिक्र बहुत बार आएगा। न्याय लीलावती तथा केशव मिश्र की तर्क भाषा न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। गंगेश की तत्व चिंतामणि में मैथिल संप्रदाय की शिक्षा का सार मिलता है। अन्य मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान 16वीं शताब्दी में माधव मिश्र, नाम कर चुके हम लोग, उनकी कृति है तर्क भाषा। महेश ठाकुर, मधुसूदन ठाकुर, महामधोपाध्याय, माधव मिश्र आदि हैं, ठीक है। तो मिथिला जो है ये बहुत बड़ा सेंटर रहता है जहां पर क्या हो रहा है कि शास्त्रार्थ हो रहा है, लोग आपस में मिलकर यहाँ पर ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, नवद्वीप। नवद्वीप जो है पश्चिम बंगाल में है और नदिया जिला में पड़ता है। यह सेन राजवंश की पुरानी राजधानी के रूप में कार्य करता था। नवद्वीप के कुछ प्रसिद्ध समकालीन दार्शनिकों के प्रयासों से तर्कशास्त्र का नव्या न्याय स्कूल अपने चरम पर पहुंच गया था। 15वीं शताब्दी में वासुदेव सार्वभौम ने नवद्वीप विद्यापीठ की स्थापना की। ये न्यायशास्त्र के धुरंधर विद्वान थे। इनकी तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि से एक लगता हुआ नाम आता है मेरुतुंग। मेरुतुंग उनकी कृति कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि, नोट कर लीजिए, प्रबंध चिंतामणि। व्याख्या इनके प्रकांड पांडित्य का परिचायक है। इन्हें बंगाल के अनेक महापुरुषों का गुरु होने का गौरव प्राप्त है, जैसे धार्मिक निबंधों के निर्माता रघुनंदन शक्ति, तंत्रों के प्रमाणिक व्याख्याकार तानवी कृष्णानंद, न्यायिक शिरोमणि रघुनाथ भट्टाचार्य, मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष इन्हीं के शिष्य थे। किनके ये बात करते हैं? धुरंधर, ये जो है वासुदेव, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो नवद्वीप है एक बहुत बड़ा स्थान बनकर हमारे सामने आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी मिथिला और नवद्वीप। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 32, केवल इस एक कारण, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, केवल इस एक कारण को लेकर पूरी जो 1857 की क्रांति है उसका पूरी जो स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, केवल एक फेक न्यूज के बेस पे, कि एक आप जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं जो पिस्टल है, जो आपकी जो बंदूक है, उसमें राइफल जो है उसमें अब चेंजेज होकर दूसरी राइफल का यूज करना है, और जिसको हम कह देते हैं कारतूस। जो एक शब्द आती पूरा, जो हमारा पूरा घटनाक्रम सामने आता है कि कारतूस शब्द लेते ही क्या ध्यान में आता है, अपने ध्यान में होगा कि इसमें चर्बी, मुंह से खोलना, केवल मैं शब्द बोलकर पूरे घटनाक्रम को इंडिकेट कर रहा हूं, और अंत में इन सब की जो है क्या हो जाती है, 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए पहले क्या हो रहा है कि पुरानी बंदूक का स्थान प्राप्त किया किसने, पहले ब्राउन बेस थी, एक बंदूक जो है ब्राउन बेस थी, उसके बाद में क्या हुआ कि न्यू एनफील्ड राइफल ने इसका स्थान ले लिया, और बाद में क्या कहा गया कि जो इस राइफल में जो कारतूस भरे जाते हैं तो उसकी जो कैप होती है उस कैप को उतारने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस कारतूस में क्या किया गया है, जो चर्बी है, और चर्बी भी किसकी, गाय की चर्बी एवं फैट ऑफ काउ एंड फैट ऑफ पिग, इनका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में क्या है कि धार्मिक कारण बन के सामने आता है ये, और उसके बाद में ये जो राइफल थी ब्राउन बेस, तो पहले ब्राउन बेस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में न्यू एनफील्ड राइफल आई, सैनिकों ने काफी विरोध किया, और अंत में जो है, हालांकि देखिए इसमें अगर पूरी क्रांति को देखते हैं अगर, तो ये केवल एकमात्र कारण नहीं है, ये एक छोटा सा कारण है, ठीक है। तो इसमें आप उसको देखेंगे तो उसमें आर्थिक कारण भी सामने आता है, उसमें सामाजिक कारण भी सामने आता है, ठीक है। तो अंत में जाकर उनकी परिणति किसमें हो रही है, एक क्रांति के रूप में हो रही है। तो कई लोग कहते हैं कि केवल इस कारतूस के कारण पूरी क्रांति हो गई, तो वो कहना अपने आप में ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। 1850 में न्यू एनफील्ड राइफल ने ब्राउन बेस का स्थान प्राप्त किया। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक, ब्राउन बेस, हमारा आंसर यही है, ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन न्यू एनफील्ड राइफल को, जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इस नवीन राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम पड़ता है कलकत्ता में, वर्तमान में दमदम हवाई अड्डा भी है, दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया, और मंगल पांडे ने, जो बैरकपुर छावनी की बात करते हैं हम, मंगलपुर ने बैरकपुर की छावनी में विद्रोह की शुरुआत कर दी, और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। देखिए इसमें लिखा तत्कालिक कारण, नॉट दी होल रीजन, मतलब ये वन ऑफ दी स्पॉन्टेनियस रीजन था, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर जो हो जाएगा इसका क्या है, इसका आंसर है ए, 32 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहां पर दो सूचियां दे रखी हैं, एक में सूची में सम्राट की उपाधि है, यानी कि जो शासक है, सम्राट नहीं, शासक जो है उसकी उपाधि है, और दूसरी तरफ दे रखा है उसके क्षेत्र में कि कौन से स्थान पर शासक को क्या कहा जाता था। क्लियर। तो अब देखिए इसका थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं मैप के थ्रू। इसका अगर मैप बनेगा, पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन से काल की बात है। हिस्ट्री में हमेशा एक चीज आपके सोल्व करने की टेंडेंसी हमेशा ये होनी चाहिए, जब भी कोई प्रश्न देखो तुरंत आप सबसे पहले उसको एकदम टाइमलाइन पे देखो। सबसे पहले कि अगर मान लो बात कर रहे हैं लक्ष्मीबाई, तो तुरंत आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा घटनाक्रम, 1857 की बात आएगी। अगर आप बात करते हैं चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप तुरंत मौर्य काल में आप चले जाएंगे 3rd सेंचुरी BC में। अगर आप बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, तो आप सीधा आ जाएंगे 18th सेंचुरी में। क्लियर। तो यहां पर जब भी आप हिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक टाइमलाइन बनने के बाद क्या होता है कि उससे क्वेश्चन सोल्व करने में आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो बात हो रही है, ये हो रही है उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कब माना गया है,
1000 से लेकर 600 बीसी के मध्य जो है माना गया है उत्तर वैदिक काल। तो ये जितनी भी उपाधियां हैं, 3-4 जो उपाधियां हैं, ये हैं उत्तर वैदिक काल की। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सम्राट, विराट, भोज, राजा, दक्षिण, मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भाग में कौन से भाग में राजा को क्या कहा जाता था, शासक को क्या कहा जाता था, देख लेते हैं। तो सम्राट जो है इसमें कहा जाता है पूर्वी भाग में, ए का 4। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं यहां पर। और जो है विराट जो कहा जाता था, बताइए, राजा जो कहा जाता था, विराट कहा जाता था, किसको कहा जाता था? बी में 3, पश्चिमी भाग में विराट कह रहे हैं, और सी में जो है भोज, दक्षिण भाग में, और राजा जो है ये कह रहे हैं अल्टीमेटली मध्य भाग में। यानी कुल मिलाकर देखिए यहां पर उत्तर वैदिक काल की हो रही है, तो यहां दक्षिण का मतलब यहां सुदूर दक्षिण नहीं हो जाता है, यहां दक्षिण का मतलब, क्योंकि वैदिक काल जो है उसका जो वैदिक विस्तार जो है वो लगभग हमारे उत्तर भारत में कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है ये वाला, इसको मैं एरिया 1 कह देता हूं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4, यहां ये है। दक्षिण का मतलब सुदूर दक्षिण नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी ये बात चल रही है कौन से काल की, ये है उत्तर वैदिक काल की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सम्राट जो है वो कह रहे हैं पूर्वी भाग में, और भोज जो है दक्षिण भाग में, विराट जो है पश्चिमी भाग में, और राजा मध्य देश में। इसके अलावा एक नाम और आता है स्वराट, ये कई कई जगह मिलता है। ये स्वराट है, ये हमें पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। स्वराट, स्वराट का है स्वराज्य। विराट का क्या हो जाएगा, इसमें आप ये सूची बना सकते हैं चाहें तो। विराट का जो है इसमें हो जाएगा वैराज्य। फिर इसमें भोज का जो है भोज्य, राजा का जो है राज्य, और सबसे अंत में जो पूर्वी भाग बच गया हमारा, इसमें सम्राट का क्या हो जाता है, साम्राज्य। यानी कि ये शासक की उपाधियां हैं और ये भाग हैं, और ये इनका जो राज्य का जो नाम है उस आधार पर इनको कहा गया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला है 34। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर जो है अपने आप में एक पूरा संस्थान है, कहने का मतलब एक तरह से, क्योंकि अकबर के काल में इतने चेंजेस होते हैं। क्योंकि बीच में एक व्यक्ति आ जाता है शेरशाह सूरी, उसके बाद वापस से एक वंश की स्थापना करना, स्थापना मतलब उसके बाद हुमायूं आता है, लेकिन हुमायूं 2 साल रह के बाद में 1556 में चला जाता है। ऐसे में अकबर का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टाइमलाइन के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे कोर्स के हिसाब से भी। तो अकबर जो जहां बात करेंगे तो यहाँ कई प्रश्न, इस प्रश्न में हम यहाँ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कहानी है। पहला जो है कथन, 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि अकबर ने 1579 में 1579 में महजर की घोषणा की। कथन दूसरा है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों में अकबर ने धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसके 4 ऑप्शन है, केवल दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, कुल मिलाकर 4 ऑप्शन का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारा बिल्कुल शुरुआत से जो क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि महजर की क्या नाम है, महजर क्या होता है। देखिए महजर में क्या है कि एक व्यक्ति हैं शेख मुबारक। शेख मुबारक के 2 पुत्र हैं, नाम सुना होगा, अबुल फजल, इनकी किताब का नाम अकबरनामा, और दूसरा व्यक्ति जो है फैजी। तो शेख मुबारक जो है, इनके 2 बेटे हैं अबुल फजल और फैजी। इन तीनों ने कुल मिलाकर ड्राफ्टिंग की थी महजरनामा। एक तरह से घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है। और इसमें क्या माना गया, इन तीनों ने कहा किसको, अकबर को, कि भाई साहब आप स्वयं में एक संस्थान हैं,
आप इतने टैलेंटेड हैं, तो एक काम करो ना कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं क्यों ना आप खुद ही संभाल लो। ये जो उलेमा वर्ग है ये बार बार आपके धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको ही हम धार्मिक सर्वेसर्वा घोषित कर दें। तो बहुत बढ़िया बात, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो अल्टीमेटली होता यह है कि इन तीनों ने एक घोषणा पत्र की ड्राफ्टिंग की, और उसका जो मकसद ये था कि अकबर को कैसे भी स्वयं को धार्मिक सर्वेसर्वा घोषित करना। तो उसमें देखो क्या कहा गया कि ये दो शब्द होते हैं, अमीर और उलेमा। अमीर जो हैं अधिकारियों को कहते हैं, मध्यकाल में जो अधिकारी हैं उनको क्या कहते हैं, अमीर। और ये क्या करते हैं, इनका कार्य जो था अधिकारियों का प्रशासन में कैसे बेहतर योगदान दिया जा सकता है। दूसरा वर्ग जो है उलेमा, ये बेसिकली क्या है, इस्लाम के विद्वान है, इस्लाम विद्वान है, यानी कि धार्मिक कार्यों में जब बात आएगी तो इनका वर्चस्व रहेगा और प्रशासनिक कार्यों में अमीर वर्ग का। तो अकबर ने क्या किया कि भाई बना तो देंगे, तो अल्टीमेटली उसने 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर भी क्या करवा लिए, उस मजहरनामा पर करवा लिए, और कहा कि भाई ठीक है, अब से जो है मैं ही जो हूं इन सब चीजों का सबसे सुप्रीम धार्मिक जो है उनमें ये बन जाता है। क्लियर। अब उसमें क्या किया, इसके बाद सुल्तान ए आदिल खुद को जो है घोषित कर लिया है सुल्तान ने, यानी अकबर ने। और इसका अर्थ होता है न्याय प्रिय शासक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय बहुत पसंद है। तो अब वो क्या करेंगे, न्याय प्रिय शासक खुद को घोषित कर चुके हैं। ये घटना कब हो रही है, 1579 में, यानी कि महजर की घोषणा यहां पर हो रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों में अकबर में धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर राजपूतों में, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि यहां पर एक व्यक्ति का नाम है बिहारीमल, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, पिछली क्लास में है ये चीज, बिहारीमल। तो 1562 में वो अकबर जब अजमेर जा रहा होता दिल्ली से, तो बीच में भाई साहब पहुंच जाते हैं कि भाई साहब देखो हमारी बिटिया है, नाम है हरखा बाई, तो शादी वादी की बात रखी, प्रस्ताव मंजूर हुआ और विवाह हो गया। तो कहते हैं कि अकबर ने जो अपने घर में भी उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, मंदिर बनाने की अनुमति दी। और अकबर ने खुद जो है कई, देखो मुस्लिम परंपरा में तिलक लगाना मतलब इसको स्वीकार्य नहीं माना गया, लेकिन अकबर ने स्वयं क्या है, तिलक लगाने की परंपरा को भी यहाँ पर अपने यहाँ शुरू किया। तो देख लेते हैं क्या है इसका पूरी व्याख्या क्या है कि अकबर ने अगस्त सितंबर 1579 में महजर नामक दस्तावेज जारी कर धार्मिक व भौतिक सत्ता को प्राप्त करने का विधिवत प्रयास किया। बिल्कुल 5 लोगों ने इस पे सहमति जता दी थी। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक तथा उसके पुत्र फैजी और अबुल फजल बिल्कुल की द्वारा दी गई थी। शेख मुबारक ने कहा कि बादशाह सलामत और इमाम तथा अकबर मुजहिद जो शरई सबूतों की व्याख्या करने में स्वयं सक्षम है, आपको धार्मिक तथा धर्मेतर विषयों में इन उल्मा की सहायता की क्या आवश्यकता है, कि यानी यू आर द बॉस, आपको धार्मिक जो व्याख्याएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए इन उलेमा वर्ग की आवश्यकता नहीं है। तो अब से क्या है, आप ही जो हैं धार्मिक व्याख्याओं के सर्वे सर्वा हो गए हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल सत्य हो गया। स्टेटमेंट 2 जो है इसमें वो है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया। बिल्कुल, अकबर ने अंबर, इसको देखिए ये है AMBER, इसको अंबर भी लिख दिया जाता है, और ये वर्तमान में स्थान है आमेर के नाम से स्थान है। ये जो है कछवाहा वंश की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में जयपुर जो है उसमें स्थित है आमेर। तो इसको अंबर भी कह देते हैं और आमेर भी कह देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों सेम ही नाम है। जैसलमेर की हिंदू राजपूत कुमारियों से शादी की। मुगल हरम हिंदू महिलाओं की उपस्थिति के साथ हिंदू धार्मिक समारोह में, त्योहारों में अकबर हिंदू पोशाक पहनकर भाग लेता था। इससे अकबर हिंदू धर्म के प्रति उदार बन गया।
अकबर के शासनकाल में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व है पुरुषोत्तम एवं देवी पंडित ने किया। अकबर इनसे पुनर्जन्म सिद्धांत को ग्रहण किया था। अकबर राजपूत के प्रभाव से ही माथे पर तिलक लगाया और 1604 ईस्वी में अपनी मां मरियम मकानी की मृत्यु के बाद अपना मुंडन, मतलब 1605 में अकबर की स्वयं की मृत्यु हो जाती है और उससे ठीक एक वर्ष पहले जो उनकी मां है मरियमंगा, महामंगा भी जिनको बोलते हैं, मरियम मकानी की मृत्यु के बाद अपना मुंडन करवाते हैं। तो यानी कि दोनों कथन यहां पर हमारे बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इस तरह से हमारा जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, तो 34वें का आंसर जो हो गया ए हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 35 प्रश्न है वो है केवी कृष्ण अय्यर के अनुसार किस शक्ति के द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ मामानकम का मेला समाप्त हुआ। देखिए कोझिकोड वही है जिसको 1498 में, ये वही स्थान है जहां पर 1498 में वास्को डी गामा, अब वास्को डी गामा नाम आते ही आपके सामने पूरी तस्वीर आ जानी चाहिए यूरोपियों के आगमन की, कि ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली है। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले आए और वास्को डी गामा के बाद पूरी जो चेन चलती है लास्ट में जाकर और सबसे अंत में गोवा से 1961 में गए। यानी कि अगर इसमें एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसी यूरोपियन शक्ति का नाम बताइए जो भारत में सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई, तो द आंसर इज पुर्तगाली जो है सबसे पहले या सबसे अंत में गए। आगे बढ़ते हैं। तो कोझिकोड से जो ये वही कालीकट है, तो कालीकट की विजय के साथ मामानकम का मेला समाप्त हुआ। इसका आंसर है मैसूर के सुल्तान। ठीक है, मैसूर के सुल्तान देखते हैं यहां पर कौन कौन है। हैदर, मेन रूप से यहां पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। अब इनका नाम आते ही आपके सामने आना चाहिए आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध नाम आते ही आपके पास इनके कुल मिलाकर 4 युद्ध होते हैं। इनमें देखना होगा कि कौन कौन से कब होते हैं, कहां होते हैं, संधि कौन सी थी और किस किस के मध्य हुई। क्लियर। तो उसमें 2 में तो है हैदर अली सक्रिय रहता है और जो अंत के 2 हैं उनमें टीपू सुल्तान। तो यहां पर देखिए एक प्रश्न से कई प्रश्न हमें यहां सॉल्व करने हैं, हिंट मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे हैं हमारे इसमें पूरे लेकिन सेशन में, लेकिन हमें क्या करना है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न और जो है वो सॉल्व करने हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 की व्याख्या है केवी कृष्ण अय्यर के अनुसार मैसूर के सुल्तान की शक्ति द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ मामानकम का मेला समाप्त हुआ। 1755 में आखिरी मामानकम का मेला आयोजित हुआ था। मैसूर के सुल्तान हैदर अली, देखिए नाम आ गया हैदर अली, और बाद में शेरिंगपट्टनम। शेरिंगपट्टनम का दूसरा नाम आपको यह भी मिल सकता है श्रीरंगपट्टनम। ये दोनों नाम एक ही हैं, शेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम। 1792 की संधि के साथ मामानकम का अंत कोझिकोड विजय के साथ हुआ था। मामानकम दक्षिण भारत के तिरुनावाया केरल में पिरार नदी के तट पर, सूखी नदी के तट पर आयोजित एक ग्रामीण मध्ययुगीन मेला था। त्यौहार से जुड़ा मंदिर तिरुनवाया में नवमुकुंद मंदिर था। ऐसा लगता है कि यह उज्जैनी, प्रयाग, हरिद्वार और कुंभकोणम में कुंभ मेले के समान मंदिर उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। यहाँ कुंभ की बात आती है तो पूरे भारत में कुल मिलाकर हमारे पास 4 कुंभ होते हैं, जो यहाँ पर प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में और कुंभकोणम यानी नासिक में। जो 4 जगह हैं उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक, यहाँ 4 स्थानों पर उनसे तुलना की गई है इस एक मेले की। मेले का नाम क्या है? मामानकम मेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोझिकोड की विजय के बाद मामानकम का मेला समाप्त हुआ सुल्तान के, मैसूर के सुल्तान के बाद, इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 36 में। 36 में है टीपू सुल्तान ने स्वयं को पादशाह घोषित किया, उसके नाम का खुतबा पढ़ा था। टीपू सुल्तान ने मोहम्मद युग का आरंभ किया। टीपू सुल्तान ने इमामी नामक मुद्रा ढलवाई। टीपू ने अपने शासन में महदेवियों का उत्पीड़न किया। कनारा ईसाइयों को टीपू सुल्तान के दौरान जेल एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, उसकी कॉम्बिनेशन के आधार पर हमें ये आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर जो है 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। तो अगर हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने पादशाह घोषित किया,
स्वयं को पादशाह घोषित कर दिया, और खुतबा, खुतबा मतलब किसी की प्रशंसा में कुछ जो पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, खुतबा बोलते हैं। ठीक है, तो खुतबा पढ़ा। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पांचों जो स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान के बारे में, अपने आप में सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। क्लियर, ए बी सी डी पांचों जो इसके ऑप्शन है इसमें संबंधित है टीपू सुल्तान से। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने स्वयं को बादशाह घोषित किया था, अपने नाम के सिक्के चलवाए, वर्षों तथा महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया तथा नए पंचांग का आरंभ किया। टीपू ने नई मुद्रा इमामी ढलवाई और मोहम्मद युग का आरंभ किया। टीपू ने अपने शासनकाल के दौरान महदवियों का उत्पीड़न किया तथा साथ ही उसने हिंदू कुर्गों तथा नायरों का दमन किया, परंतु जिन मुसलमान मोपलाओं ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया उन्हें भी उसने क्षमा प्रदान नहीं किया। कनारा ईसाइयों को उसके शासनकाल में जेल एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवादी लेखकों का टीपू को एक सीधा साधा दैत्य धर्मांध शासक बतलाना निश्चय सत्य नहीं है। एक आता है मॉन्स्टर, प्योर एंड सिंपल, यानी सीधा साधा दैत्य, यानी कि दैत्य है जो दिखने में ठीक ठाक है लेकिन वो अपने आप उसके जो कर्म है इतने खतरनाक होते हैं कि इसने ब्रिटिशर से बहुत युद्ध किए। और कारण क्या था, फ्रांसीसियों से संधियां की और इन्हीं से प्रशिक्षण प्राप्त करके इन्हीं से जो शस्त्रागार हैं स्थापित, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की। और इन्हीं की स्थापना से क्या हो रहा है, यहां पर वो जो है ब्रिटिशर से हमला कर रहा है। तो इसलिए जो इंपीरियल जो ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि वो एक दैत्य है और जो है लोगों को इस तरह से परेशान करता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जो पांचों कथन है बिल्कुल सत्य हैं इसके बारे में हमारा जो है। प्रश्न क्रमांक 37 की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा फहराया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे कैसे, तो आप इसमें इसे मिसप्रिंट शायद ये, तो दोनों आंसर इसका जो है अरुणा आसफ अली है। तो आप दोनों में से कुछ एक ऑप्शन जो भी आपको ठीक लगे, ये मिसप्रिंट है, एग्जाम में कुछ और था। क्लियर, तो यहां पर देखिए सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू तुरंत दिमाग में आना चाहिए कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी जो है इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी 1925 के अधिवेशन की। विनोबा भावे, जो विनोबा भावे का नाम आता है तुरंत आना चाहिए कौन सा, व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जुड़े किससे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका संबंध आपस में किससे है, विनोबा भावे से। क्लियर, तो एक ऑप्शन ये हो गया। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली जो है शुरुआत से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में हमेशा से एक्टिव रही है। देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर क्या था, इसमें क्या किया गया, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं जो 1942 में लीडर्स हैं उनको तुरंत पकड़कर और जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया उनको। और इसी में क्या हुआ, गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक और छोटू भाई पुराणिक के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। देखिए कई बार क्या है कि आप जब समझ में आती कि चीजें बहुत ज्यादा आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाओगे तो आपको क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना होता है। तो ऐसे में क्या है कि भूमिगत होकर ही इन कार्यों को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता था। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि किसने झंडा लहराया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक
38 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग कालों की बात की गई है। अगेन द सेम थिंग हियर कि अगर हमारे दिमाग में क्रोनोलॉजी क्लियर है, कौन सी शताब्दी का घटनाक्रम अगर ये हमारे दिमाग में है, तो हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को एक तरह से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें तो अलग अलग शताब्दियों की बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्या कहानी है। पहला ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन है। सर्वाधिक आरंभिक मंदिर, प्रथम स्तूप, आरंभिक उपनिषद, उत्तर वैदिक परंपराएं, महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास। कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है इसमें, हमें देखना है इसमें कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। पहला इसमें है सर्वाधिक आरंभिक मंदिर। मंदिर की जहां बात आएगी तो इसका जिक्र होता है गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो जाहिर सी बात है महायान ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है, उत्तर वैदिक पहले हो चुका है। तो ए ऑप्शन जहां शुरू में मिल रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दो। किससे पहले? कि अगर ए ऑप्शन आपको ई से पहले मिल रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। ये लो, पहला ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ए जो है किसी भी शर्त पर जो है ई से पहले नहीं आ सकता, यानी कि बौद्ध और महायान, यहां पर हम बात करेंगे जिन 4 मैंने बौद्ध संगीतियों का जिक्र किया है, उनमें से एक बौद्ध संगीति है जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। हीनयान और महायान दोनों में अलग अलग वहां पर विभाजन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है बहुत पहले हो चुका है, और इसके बाद ही यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो मंदिर है गुप्त काल में, तो वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आगे इसमें हमारा आंसर जो है क्लियरली यहाँ पर अगर हमें थोड़ा बहुत भी ध्यान में है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। क्या है कि प्रथम स्तूप जो है यहां पर हमें मिल रहे हैं सांची और भरहुत में, सांची और पिपरहवा में। सांची मध्य प्रदेश में है और पीपरहवा जो है यूपी के सिद्धार्थ नगर में पड़ता है वर्तमान में पीपरहवा। और उत्तर वैदिक परंपराएं, ये जो मैंने काल बताया, इसका उत्तर वैदिक परंपराओं का काल जो है 1000 से लेकर 600 के बीच में, 600 BC के बीच में अगर इसको देखा जाए तो। और महायान बौद्ध परंपरा का विकास, आरंभिक उपनिषद, उपनिषदों की संख्या जो है कुल मिलाकर 108 है। उपनिषद जो है इनको वेदांत भी कहा जाता है, जो वेदों के अंत में इनकी रचना की गई है। तो इनकी अगर बात करें इसके क्रम की, तो देख लीजिए क्या है इसका आंसर। सबसे पहले आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक परंपराएं 1000 से 600 ईसा पूर्व, इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, कबायली संरचना में दरार पड़ चुकी है, वर्ण व्यवस्था का जन्म तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय। याद कीजिए उत्तर वैदिक, अभी हमने जो एक प्रश्न हल किया था उसमें 4 जो स्थान बताए थे ऐसे, जो उत्तर वैदिक काल उसमें स्वराट, एकराट, है ना, भोज, राजा और जो विराट, ये जो 5 उपाधियां थी वो कहाँ की बात है? उत्तर वैदिक काल की है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय हो चुका है। आरंभिक उपनिषद, 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषदों को वेदांत, यानी कि ऐसी रचनाएं जो वेदों के अंत में लिखी गई हैं, वेदांत कहलाती हैं। उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग पूर्वक, यानी कुल मिलाकर जो उपनिषद शब्द है उसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक सर्वप्रथम आरंभिक उपनिषद है। प्रथम स्तूप की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में शरीर त्याग दिया था, यानी कि इसकी बात करें 560 से 480 के बीच इनका जो जीवन काल रहता है, ये 80 वर्ष का। तो इसमें जो है शरीर त्यागा, इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके शरीर धातु के 8 भाग पर स्तूप बनवाए गए। यानी कुल मिलाकर इसमें आपने देखा होगा कि जब हम पूर्व मध्य काल की बात करते हैं तो वहां पर हर्षवर्धन भी युद्ध कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के दांत के लिए, क्योंकि वहां पर वो क्या हो रहा है कि इनके जो ईष्ट हैं, उनके जो शरीर के अंग हैं, उनके जो अष्टांग, जो उनके शरीर के जो अंग हैं वो अंत में 8 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो उन पर स्तूप बनवाए गए हैं। सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची व पिपरहवा महत्वपूर्ण स्तूप हैं जिनका निर्माण
तीसरी ईसा पूर्व में हुआ था। और ऑप्शन नेक्स्ट है महायान। महायान बौद्ध परंपरा जो है, बौद्ध संप्रदाय का विकास है। प्रथम शताब्दी में कनिष्क शासन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, जिनमें कनिष्क महायान संप्रदाय का महान समर्थक था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी तथा इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। क्लियर? तो ये कुल मिलाकर हमारे पास जो होमवर्क रहेगा थोड़ा सा, वो है कि जो 4 बौद्ध संगतियां हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है, क्योंकि इनका जिक्र जब हम एंशिएंट इंडिया सॉल्व करेंगे तो बहुत बार आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक आरंभिक मंदिर 5वीं शताब्दी से गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य मिलने लगते हैं। गुप्त युगीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। भीतरगांव ये कानपुर में है, भीतरगांव जो है कानपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार के मंदिरों का जो जिक्र मिलता है वो हमें मिलता है किसमें? गुप्त काल में, यहां से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? उत्तर वैदिक परंपराएं आ जाएंगी, उसके बाद आरंभिक उपनिषद है, प्रथम स्तूप हो गया, सर्वाधिक महायान बौद्धयान, और अंत में सर्वाधिक आरंभिक मंदिर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 39। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हमें, मतलब ये हमारे जो मेन स्ट्रीम सिलेबस है उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अगेन द सेम थिंग कि एक्सपर्टीज थोड़ा सा हमें होना होगा। और इसका आइडिया जो लगता है हमें, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, देखिए फ्रेंड्स, आप ये बात मान के चलिए कि आपके कोई भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सामने जिंदगी में पहली बार होंगे और आखिरी बार भी। इसलिए ऐसे प्रश्नों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अटेम्प्ट करना है अपना बिल्कुल फोकस होकर। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों में आता है ये हमारा प्रश्न क्रमांक 39। इसमें है बॉम्बे में 1896 वर्ष में लुमियरे बंधुओं का प्रतिनिधि कौन था जिसने चलचित्र पर पहली बार फिल्म क्लिप प्रदर्शित की? तो इसका आंसर है वेयर और मॉरियस सेस्टियर। व्याख्या देखते हैं क्या है इसकी। बॉम्बे में 1896 वर्ष में लुमियरे बंधुओं का प्रतिनिधित्व वेयर मॉरियस सेस्टियर महोदय थे, जिन्होंने चलचित्र पर पहली बार फिल्म क्लिप प्रदर्शित की। ग्रेबियल वेयर फ्रांस के रसायन शास्त्री थे। वे रोमांच की उम्मीद से तथा आर्थिक रूप से संकटग्रस्त परिवार की मदद के लिए लुमियरे फर्म में शामिल हो गए थे। वे लुमियरे बंधुओं के कैमरामैन की टीम में एक सिनेमेटोग्राफर छायाकार थे। ठीक है, बाद में इन्होंने मैक्सिको में कई फिल्मों का निर्देशन किया और निर्माण किया। इनकी फिल्मों में मैक्सिकन राष्ट्रपति पोर्फिरियो दिआज को दैनिक गतिविधियों में दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो है रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं और अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ रुपया पैसा मिल जाएगा इनको, और ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर आए हैं। मॉरियस अली जोसेफ सेंस्टियर 1861-1928, ये फ्रांसीसी सिनेमेटोग्राफर थे। पेशे से ये भी फार्मासिस्ट थे। देखिए साइंस फील्ड से हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? सिनेमेटोग्राफी में आ गए। इन्हें भी शुरुआती फिल्म निर्माताओं द्वारा लुमियरे ब्रदर्स द्वारा विदेशों में अपने सिनेमेटोग्राफ के प्रदर्शन के लिए नियुक्त किया गया था। इन्होंने 7 जुलाई 1896 को वॉटसन होटल बॉम्बे में, हमारा जो प्रश्न का जो लिंक है यहाँ से बनेगा कि 7 जुलाई 1896 को वॉटसन होटल बॉम्बे में लुमियरे बंधुओं द्वारा बनाई गई 6 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है थोड़े से ऑफ स्ट्रीम हो जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन अगर है ये चीजें तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, तो आप इनसे भाग नहीं सकते। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40वां। प्रश्न क्रमांक 40 कहता है कि यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ जो हैं इसके बाद में उनका संबंध किससे है। एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन सा जो शब्द किससे किससे संबंधित है। देखिए शब्द क्या है, ये शब्द जो है अगेन बात आती है, एक नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स अब तो सुना ही होगा, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में क्या है कि लेखक जो है अपने, एक वर्ड होता है ना मूड, कि मूड कैसा है, तो मूड के अकॉर्डिंग जो है इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कि अगर थोड़ा सा सैड फील कर रहा है तो वो क्या करेगा, लाइक ऐसा सूखा क्षेत्र, इसका वर्णन कर देगा। वो बहुत ही लाइक प्रकृति के बीच में है और खुद को बहुत ही हर्षोल्लास महसूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, खुद को वन ऐसे शब्दों को
महसूस उसमें अपनी कृतियों में लिखने का कोशिश करेगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है पर्वतीय भूमि, तो अगर बात कर रहा है कि विजय चढ़ने की, इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक नए शब्द का यहाँ प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा शब्द जो है किस किस चीज को यहाँ पर इंगित कर रहा है। तो इसको आंसर देखते हैं। इसमें है नेथाइल जो है वो है समुद्री तट को मेंशन करता है, यानी अगर हम देखें नेथाइल जो है समुद्र तट को मेंशन करेगा। मुल्लई जो है वो वन क्षेत्र को इंडिकेट करता है। पालई जो है सूखे क्षेत्र को, और कुरुंजी जो है ये कुरुंजी, ये चंद्र बिंदु है ऊपर, कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र को, जो पर्वतीय भूमि है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, व्याख्या इसमें मतलब ये बेसिकली संगम साहित्य का शब्द है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग जो मूड है, जो लेखक है अपने अपने शब्दों के हिसाब से अलग अलग शब्दों को इंडिकेट कर रहा है। तो ये प्रश्न क्रमांक हमारा 40 का हो गया है। क्लियर। अब हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 41 है। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है अभी, लेकिन आप बने रहिएगा क्लास में, और लगता है थोड़ा सा पॉज करना चाहिए आपको तो आप पॉज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वापस से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लास कंटिन्यू चल रही है। बस अंत में 10 प्रश्न और जिक्र करना है हमें। आज हम शुरू के जो 50 प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक है 41 और कहता है सम्मति की आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यहां पर है इसको इंग्लिश में कहते हैं द एज कंसेंट बिल BI 1891। इसमें देखो क्या हो रहा है कि पहले महिलाओं के लिए और न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी। अब क्या कर दिया कि महिलाओं के लिए जो आयु है वो तय कर दी गई है कि कम से कम जो है 12 वर्ष महिलाएं होनी चाहिए, उसके बाद ही उनका विवाह हो सकेगा। ठीक है, तो ये जो है 1891 में आता है एक अधिनियम, और उसमें स्पेशली क्लियरली मेंशन किया गया, कानून बना दिया गया कि 12 वर्ष से पहले महिलाओं की जो है शादी विवाह नहीं किया जा सकता। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। सहमति यानी सम्मति आयु अधिनियम 1891 के द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। यानी कि पहले इसके लिए न्यूनतम आयु कुछ तय नहीं थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि एटलीस्ट द गर्ल मस्ट बी ऑफ 12 ईयर्स। ओके, ये अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक बंबई के पारसी बहराम जी मालाबारी, ये नाम आप बार बार सुनेंगे जब हम पढ़ेंगे समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे जब, तो इस प्रकार के नाम आएंगे वहां पर कि इन्होंने महिलाओं के विकास के लिए किस प्रकार से योगदान दिया है। बहराम जी मालाबारी, इसके लिए उन्होंने एक लघु पुस्तिका 15 अगस्त 1884 को प्रकाशित की तथा उसे अंग्रेजों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया। 1891 में इसका प्रस्ताव वायसराय के विधान परिषद में विचारधारार्थ रखा गया, और 19 मार्च को 1891 ईस्वी को यह सम्मति आयु अधिनियम काउंसिल द्वारा पारित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जो उम्र है वो अब 12 वर्ष यहां पर निर्धारित कर दी गई थी। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 42 है। प्रश्न कहता है कि शेख अहमद सरहिंदी ने, दो कथन दिए गए हैं, वही अजरसन और रीजन, यानी अभिकथन है और दूसरा उसमें उसको कारण को पुष्टि करता है कि नहीं, इस प्रकार के कथनों के लिए। चलिए आगे है। इसमें पहला जो कथन है वो है कि शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इन्हवात अल नुबावा में अफसोस जाहिर किया था। कारण क्या बताया इसका कि भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल, दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच समय अंतराल को इसका कारण बताया गया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पर आप इसको स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि प्रश्न जो है क्या पूछ रहा है, और पहला स्टेटमेंट है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना है। ठीक है, तो इसका जो कारण है कि शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में, उनकी एक पुस्तक है इन्हवात अल नुबाबा
में कहा था कि भाई भारत में जो है इस्लाम के प्रति रुचि कम है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल, दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच समय अंतराल को इसका कारण बताया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में समय समय पर क्या हो रहा है, भक्ति आंदोलन भी यहाँ पर समय समय पर हो रहे हैं। और पैगंबर का काल भी देखो यहाँ पर क्या है, पैगंबर का काल जो है लगभग 622 में अगर वो मक्का की यात्रा कर रहे हैं, उसका मतलब 7th सेंचुरी जो है इनका काल पैगंबर साहब का माना गया है। और यहीं पर हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य की, तो वो 8th सेंचुरी में हो रहे हैं। तो लगभग काल जो है ये कुछ ऐसा मैच कर रहा है यहाँ पर कि जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कारण ए और आर दोनों सही हैं। आर यानी जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा हमारा। व्याख्या पढ़ लेते। शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इन्हाबात अल नुबाबा में अफसोस जाहिर किया था। शेख अहमद सरहिंदी एक ऐसे सूफी संत थे जो कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ तहदत उल वजूद के सिद्धांत, गैर सूफी मुसलमानों और हिंदुओं के विरुद्ध थे। वे नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी होने के साथ साथ चिश्ती और कादिरी सिलसिलों में भी आस्था रखते थे। कारण क्या बताया कि उन्होंने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल, दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच में जो समय अंतराल है उसको इसका कारण बताया है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि जो अभिकथन है वो भी सत्य है और इसकी जो व्याख्या की गई है वो भी यहां पर सत्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 43 में कुल मिलाकर हमारे पास यहां पर 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट यहां तक, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सही के लिए यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर 4 कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। माल की आवाजाही को बड़े काफिले संरक्षण प्रदान करते थे। काफिलों में आंतरिक झगड़े भी होते थे जो कभी कभी प्राणघातक होते थे। मुगल काल की बात चल रही है यहाँ पे। देखिए ये वही अगेन द सेम थिंग कि अगर आप प्रश्न को बिना पढ़े आप सीधा ऑप्शन पे जाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से काल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मुगल काल की बात हो रही है। फिर एक कहते हैं बंजारों के कैंप टांडा कहलाते थे। और डी ऑप्शन जो है जल परिवहन बहुत सारे समकालीन, ये समकालीन में ली बढ़ाएगा, समकालीन स्रोतों से कम खर्चीले प्रतीत होते थे। माल की आवाजाही के दौरान प्रयुक्त होने वाले जानवरों की क्षति भरपाई व्यापारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो देखिए एक तो सबसे बड़ी बात तो इसमें जो स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ध्यान में आ सकते हैं, जो जनरल हमारी जो नॉलेज है उसके बेस पे, तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर जो है डी, आप इससे इजीली एग्री कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो स्टेटमेंट डी है, जाहिर सी बात है कि जल परिवहन अन्य स्रोतों से, अन्य कौन से स्रोत जो उस वक्त मुगल काल में प्रयोग किए जा रहे थे उन स्रोतों में कम खर्चीले होंगे। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार में आपको एक मजबूत और एक लेवल के आपको शिपयार्ड मतलब नॉट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बट इस प्रकार की नाव आपको तैयार करनी होगी और उसके बाद आप जो है उसमें बिना सड़क के आप उसको आसानी से माल ढो सकते हैं और उसमें यात्रा कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जहां जहां रहा है उसको तो आप यस कर ही दो कि ये तो सत्य होगा ही होगा। तो डी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है, तो हमारा आंसर सी तो नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें जो एक है बंजारों के कैंप टांडा कहलाते थे। बिल्कुल ठीक बात है कि जो तंबू होते हैं तो बंजारे जो हैं स्पेशली जो मालवाहक पशु हैं, मालवाहक पशु, तो इन पशुओं का वो रखते हैं और उन पर जो माल रखते हैं और उनसे बेसिकली बंजारा जो है एक अस्थाई लोग, अस्थाई निवासी होते हैं किसी भी स्थान के, और ये अलग अलग स्थानों पर घूमकर व्यापार करते हैं। इनका काम क्या था कि कुछ ऐसे स्थानों से सामान खरीदना जहां पर कम कीमत में मिल रहा है और उसको अधिक कीमत पर बेचना, यानी कि 3 रुपए का सामान खरीद कर और उसको कहीं 5 या 6 रुपए में बेचने का काम जो है बंजारे करते हैं। तो वो इस प्रकार के पशु रखते थे जो माल ढुलाई में उनका सहयोग कर सकें।
और तो वो जो जहां रुकते थे तो उसको क्या कहते थे, टांडा कहलाता था। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे सी जो है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बेसिकली है बी है इसका आंसर। इसमें देख लेते हैं चारों स्टेटमेंट कि माल की आवाजाही को बड़े काफिले संरक्षण प्रदान करते थे, काफिलों में आंतरिक झगड़े भी होते थे जो कभी कभी प्राण घातक होते थे। तो ये झगड़ों का मुख्य कारण क्या था कि एक व्यापारी जा रहा है और उसको संरक्षण देने में बहुत सारे लोग वहां पर कार्यरत हैं। तो ऐसे में क्या है कि अधिकतम संसाधन हम प्राप्त कर सकें, जो आर्थिक संसाधन है उन पे हमारा अधिकार हो सके, इसलिए वो आपस में लड़ाई भी करते थे। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 1 2 3 4 जो शुरू के 4 स्टेटमेंट है बिल्कुल इसमें ठीक हो जाते हैं। ई ऑप्शन जो है कि माल की आवाजाही के प्रयुक्त होने वाले जानवरों की क्षति की भरपाई व्यापारियों द्वारा, स्टेटमेंट लिखा है की जाती थी लेकिन वास्तव में नहीं की जाती थी। क्लियर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगलकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी। शेरशाह सूरी ने अनेक राजमार्गों का निर्माण करवाया था। नाम सुना होगा, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ये शेरशाह निर्माण करवाया था। राजमार्गों पर निर्मित सरायों में व्यापारी रुकते थे तथा माल की आवाजाही को बड़े काफिले संरक्षण प्रदान करते थे। काफिले में आंतरिक झगड़े भी होते थे जो कभी कभी प्राण घातक होते थे। छोटे व्यापारी वर्ग में बंजारों का एक अपना अलग वर्ग था। यह वर्ग 4 जनजातियों में बटा था जो चावल दाल नमक का व्यापार करती थी। बंजारे तंबुओं में रहते थे। कहा ना कि ये अस्थायी निवासी हैं, इनका वास्तव में कोई एक स्थान ठौर ठिकाना नहीं होता था और ये व्यापार करते हुए चलते रहते हैं और एक तरह से घुमक्कड़ जीवन इनका जीवन रहते थे। किंतु अधिकांश ये बंजारे स्वयं व्यापारी थे। जहां इन्हें अनाज सस्ता मिलता वहां से खरीदते और जहां उनको अधिक पैसा मिलता वहां पर ये उस अनाज को बेच देते थे। मध्यकाल में जल परिवहन बहुत सस्ता और कम खर्चीला प्रतीत होता था। समुद्री मुख्यतः गुजराती के हाथों में था। ये व्याख्या मुख्य रूप से हिंद महासागर में व्यापार करते थे और खंबात से लेकर मलक्का तक। इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। सभी समुद्रों मार्गों पर इनका आधिपत्य था। और मुगलकालीन प्रमुख उल्लेखनीय व्यापारी विरजी वोहरा, मलय चेट्टी, अब्दुल गफूर वोहरा आदि थे। देखिए इनका जो बताया गया है, इनका जो क्षेत्र बताया गया है भारत का, अगर मैप ऐसे देखें तो पहला तो एक क्षेत्र है इसमें खंबात की खाड़ी, दूसरा बताया हिंद महासागर और एक पड़ता है इधर, आप जब टूवर्ड्स जाएंगे आप साउथ ईस्ट एशिया तो यहां पर जगह पड़ती है मलेशिया। और उसके बिल्कुल ठीक, अगर इसको मैप में देखना है तो मैप में कुछ कुछ ऐसा मलेशिया, यहां पर मलेशिया होगा और बीच में यहां पर ये जावा पड़ता है, यहां पे इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये वाली जो है ना, इसको मैं रेड में कर देता हूं, जो रेड वाला पार्ट है ये है मलक्का जन संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस क्षेत्र में आना है तो या तो आप पूरा क्षेत्र घूम के जाओ या फिर मलक्का जल संधि से होते हुए आप चीन की तरफ व्यापार कर सकते हो। वर्तमान में मलक्का जल संधि अभी भी एक बहुत बड़ा एक हॉट पॉइंट बना हुआ है। तो ये तब से लेकर अब भी ये चीज वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है, तो जो व्यापारी हैं इनका जो है खंबात की खाड़ी, हिंद महासागर और मलक्का तक इनका व्यापार हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं मुगल काल की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारे इस हिसाब से कि ए बी सी और डी। ठीक है, तो ऊपर के जो 4 स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न है विजयनगर का लेकर, प्रश्न क्रमांक 44 है विजयनगर साम्राज्य में अश्व व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम बात कर रहे हैं विजयनगर दिमाग में आते हैं, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 4 वंश। विजयनगर तुरंत आपको आना चाहिए संगम वंश। विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया है क्रमशः संगम वंश, सालू, इसको सुलू भी कह देते हैं, संगम वंश, सुलू, तुलुव
और सबसे अंत में आरबीडू। कुल मिलाकर 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। संगम वंश जो है सबसे पहला होता है, जिसमें 2 व्यक्ति हैं। 1333 में विजयनगर की स्थापना की है। कौन? हरिहर एवं बुक्का, 2 व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद ये कुल मिलाकर 4 क्रमशः ये जो है यहाँ पर चलते हैं। तो ये स्थापना यहाँ पे हो गई। अंत की बात कर लेते हैं, अंत कैसे हो रहा है। देखिए, अंत की बात करें विजयनगर की, प्रश्न पे आएंगे अभी, प्रश्न एक बार देख लेते हैं। लेकिन द सेम थिंग आई एम सेइंग हियर कि आपको एक शब्द देखते तुरंत उसके सारे एस्पेक्ट आपको दिमाग में आ जाने चाहिए, तब तो आपकी तैयारी के लायक, मतलब आपकी तैयारी लायक है उसके। अदरवाइज फिर एग्जाम दे रहे हैं बट वो एग्जाम वाले हमें नहीं ले रहे। कारण क्या था? क्योंकि हमें वो शब्द सुनते ही पूरा जो सिनेरियो है वो जनरेट ही नहीं हो पाया है। तो आपको तैयारी इस लेवल पे करनी है कि जो ही वो शब्द सुने तो आसपास की पूरी क्रोनोलॉजी, शासकों के नाम, कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु, साहित्य, सब चीजें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। चलते हैं तो विजयनगर की बात करते हैं। तो यहां पर एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, और इसे ही कहते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। क्लियर? ये हो रहा है कब? 23 जनवरी 1565। विजयनगर का जो शासक है इस समय सदाशिव राय वर्सेस, अब यहां पर 4 नगर जो है, विजयनगर का जो अंत है अपने आप में बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा था कि ऐसा एक फला फूला साम्राज्य कैसे हार गया। तो उसका कारण क्या था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इसको अगर एब्रीवेशन बनाए, अभी गोभी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने के लिए कि जो यहां पर ये विजयनगर है, विजयनगर को हराने के लिए क्या हुआ? गोभी की सब्जी, यानी अभी गोभी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों ने संयुक्त रूप से सेना बनाई और हमला किया किस पर? विजयनगर पर। और अंत में जाकर सदाशिव राय इसकी हार हो जाती है और विजयनगर का खात्मा हो जाता है। तो ये जो है विजयनगर की बात रही। 4 वंशों का नाम, स्थापना और उसका जो अंत कैसे हो रहा है। हिंट मिल रहे हैं यहाँ पर, बाकी आप पूरी स्टडी आप अपने जो भी सोर्सेज आपके पास वहां से करते रहेंगे, और समय समय पर यहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल, यहाँ से जो भव्यम क्लासेज है आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि विजयनगर के शासक अश्वपति भी कहलाते थे। अश्व व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर, यहां तक कि मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। नूनीज ने दर्ज किया कि विजयनगर के शासकों द्वारा प्रतिवर्ष 30,000 युद्ध के घोड़े खरीदे जाते थे। विजयनगर के शासकों ने अश्व प्रजनन एवं उसके रखरखाव को संरक्षण प्रदान किया था। कृष्णदेवराय के अल्बुकर्क को अश्व व्यापार पर नियंत्रण के बदले यहाँ की ढेर सारा धन प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 5 स्टेटमेंट है और उस हिसाब से कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि विजयनगर के जो शासक हैं अश्वपति कहलाते थे। कारण क्या था कि मध्यकाल में आते आते घोड़ों की जो, मध्यकाल नहीं, शुरुआत से लेकर आप प्राचीन भारत में भी बात करें कि जिन शासकों के पास घोड़े रहे थे वो जो है बहुत ही साम्राज्य विस्तार करने में सक्षम रहे। कारण क्या था कि घोड़ों की गति बहुत तेज होती है और वो तुरंत सेना को एक मूवमेंट, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर विजयनगर के साथ है। तो यहाँ के जो शासक हैं अश्वपति कहलाते थे। अश्व व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर यहाँ की मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यहाँ पर बात की गई है कि जो एक सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पर घोड़ों का, अरबी घोड़ों का आयात किया जा रहा है विजयनगर में। और यहां पर क्या कहा गया है कि जो निर्यात के लिए, जो आयात के लिए घोड़े आ रहे हैं वहां से, उसमें उनकी महत्वता इतनी है कि अश्व में जो व्यापारी हैं जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर, यानी कि उनकी कीमत इतनी होती है कि
वो इतने सक्षम बना देते हैं सेना को कि आप जो है घोड़ों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो ये घोड़ों की महत्व के बारे में कहा गया है बेसिकली। और इसका जो एक स्टेटमेंट है, कृष्णदेवराय के शासकों को, कृष्णदेवराय के अल्बुकर्क को अश्व व्यापार पर नियंत्रण के बदले यहां तक कि ढेर सारा धन प्रदान किया गया। कृष्णदेवराय की बात आती है तो कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है 1509 से 1529 के बीच में है। और कृष्णदेवराय की बात करें तो ये आते हैं सुलु। चार वंश बताए अपन ने भी जिनका जिक्र किया है, संगम, सुलु, तुलु और आर्विडु। तो उसमें जो सुलु वंश है उससे संबंधित है कौन? कृष्णदेवराय। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ई इज करेक्ट। करेक्ट। तो ये हमारे 3 स्टेटमेंट हो गए। व्याख्या देखते हैं क्या है इसकी। व्याख्या है विजयनगर के शासक अश्वपति भी कहलाते थे। युद्ध घुड़सवार सैनिकों की महत्ता अधिक थी। सर्वप्रथम देवराय प्रथम ही सेना में घोड़ों के महत्व को समझा। उसने अरब, देखो अरब एवं फ्रांस से घोड़ों का आयात किया। विजयनगर के द्वितीय राजवंश के संस्थापक सालू नरसिंह ने, द्वितीय राजवंश, बात आ गई समझ में यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि 4 वंश हैं, इसलिए जब आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इमेज सामने आना इसलिए मैंडेटरी थोड़ा सा हो जाता है। क्लियर। तो संस्थापक हैं सालू नरसिंह ने कर्नाटक में तुलु प्रदेश को हराकर विजयनगर की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया। किसने? सालू नरसिंह ने। अश्व व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर, यहां तक कि मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क को व्यापार पर नियंत्रण के बदले यहां तक कि ढेर सारा धन प्रदान किया था, क्योंकि जमोरिन के विरुद्ध, जमोरिन यानी समुद्री राजा, जमोरिन नाम सुनते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कालीकट, वास्को डी गामा 1498 के विरुद्ध विजय के पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया तथा फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण बंदरगाह पहले ही पुर्तगालियों के अधिकार में आ गए थे और अरबी एवं फारसी घोड़ों का व्यापार अब पूर्णतः पुर्तगालियों के हाथों में आ गया था। बात वही है कि जिसके नियंत्रण में ये पूरा घोड़ों का व्यापार रहेगा, उनको बाकी राजाओं से संधियां करने में, बाकी राजाओं से आर्थिक जो उनसे लाभ लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पर पुर्तगाली जो है, क्योंकि जो नेविगेशन सिस्टम था उस पर पुर्तगालियों का काफी हद तक वर्चस्व रहा था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और वही जो हमारा अभिकथन और कारण को स्पष्ट करना है इसमें। तो देखिए, अभिकथन 1 कहता है, इसमें जो असर्शन है वो कहता है कि दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की। जो कथन है उसके बाद ये जो कारण है, ये कथन नहीं है, कारण है यहाँ पर, रीजन। दक्षिण भारत में सूफीवाद का चयन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण बन गया। 45वां क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए इसमें क्या है कि दक्षिण भारत में मलिक काफूर की बात करेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा हमारे सामने? मलिक काफूर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की यहां पर बात आ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की बात आते हैं, यहां बात आ जाएगी 1296 से लेकर 1316 के बीच। और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर मलिक काफूर मिलता है एक अभियान के दौरान, वो खरीद लेता है उसको। तो ये मलिक काफूर का पूरा प्रसंग जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब किसी और प्रश्न में। दक्षिण भारत में सूफीवाद का चयन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का प्रमुख कारण बन गया। ठीक बात है, लेकिन देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट द जो रीजन है ये ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखिए इसलिए हमारा आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा स्टेटमेंट जो है यहां पर ए है। यहां पर एक नाम आता है व्यक्ति का, गेसुदराज। दक्षिण भारत में जो संत परंपरा है या सूफी संत परंपरा है, संत परंपरा नहीं सूफी परंपरा, तो सूफी संत परंपरा जो है उसके विस्तार में गेसुदराज का नाम
बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये यशोधराज के बारे में कहा जाता है कि इनके जो बाल हैं पूरे यहाँ जमीन पे टच हुआ करते थे, इतने लंबे इनके केश रखा करते थे गेसुदराज। ठीक है, तो गेसुदराज जो है ये दिल्ली के एक संत हैं, चिराग ए दिल्ली, ये इनके शिष्य हुआ करते हैं। किसके? चिराग दिल्ली के शिष्य गेसुदराज। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक ईयर है 1347, इसमें एक व्यक्ति है, नाम हो उसका जफर खां, और उसने स्थापना कर दी दक्षिण भारत में किसकी? बहमनी की। ठीक है, और यहां पर उसने बहमनी को 4 प्रदेशों में बांट दिया है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि एक स्थान है गुलबर्गा, तो गेसुदराज जो है गुलबर्गा में जाते हैं, और ये जफर खां जो है यहां पर इनके शासन में यहां पर अपना अड्डा यहां पर स्थापित करते हैं, अपना केंद्र यहां पर बनाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जो गेसुदराज हैं वो स्थानीय परंपराओं को, यहाँ के लोगों को अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मलिक काफूर, जो हमारा स्टेटमेंट क्या था कि मलिक काफूर ने उसके कारण यहाँ पर इस्लाम का प्रचार हुआ, नहीं, यहाँ पर इन जो संतों हैं, एक नाम और है भी, व्याख्या देखते हैं इसकी, गेसुदराज और बुरहानुद्दीन गरीब, इन दोनों संतों के कारण यहाँ पर ग्रामीण जनता में इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए इसकी व्याख्या है, दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की। मलिक काफूर का नाम मलिक इजुद्दीन काफूर सुल्तानी था। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि नुसरत खां उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार मूल्य में खरीदा था, और इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान पूर्ण हुआ था। मलिक काफूर ने दक्षिण में देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ओके, ईसामी के अनुसार देवगिरी के निवासियों ने काफूर के संरक्षण में स्वतंत्रता का अनुभव किया। शासक का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है जैसे बगीचे पर मानसून वर्षा, जबकि फरिश्ता के अनुसार जब काफूर ने दक्षिण में प्रवेश किया तो उसने जनता को अपने कृपालु सुरक्षा में ले लिया और एक चींटी को भी हानि न पहुंचने दी। इन्हीं कारणों से उसने दक्षिण भारत में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की। सूफी संत अरब बुरहानुद्दीन गरीब, गेसुदराज आदि ने ग्रामीण जनता में इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षण पैदा किया, और इसी कारण से दक्षिण भारत में सूफीवाद परंपरा का स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो वहां पर स्थानीय लोगों में अगर इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, सूफी परंपरा वहां पर अगर प्रसारित हो रही है, तो उसका कारण मलिक काफूर नहीं, बल्कि वहां के जो प्रमुख संत हैं, जिसमें बुरहानुद्दीन गरीब और गेसुदराज, इनका वहां पर जिक्र होता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 46, निम्नलिखित में से किस के अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमा वाली प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो रहा है? बेसिकली एक प्रश्न जो है ये है महात्मा बुद्ध यानी कि बुद्ध काल को लेकर, और वहां पर भी किसका है कि जो हीनयान, यहां पर 3 होते हैं, हीनयान, महायान और एक वज्रयान। ये आपके लिए होमवर्क है कि तीनों में अंतर क्या है, क्या तीनों एक ही है, अगर अंतर है तो क्या है। और तो इनके बारे में कहा गया है कि भाई यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनी हैं उसमें तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है हंटिंगटन। 46 का ए आंसर इसका। ठीक है, देखते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। हंटिंगटन के अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमा वाली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध बैठे हैं ऐसे, उसके पीछे जो फीमेल खड़ी हैं उनके बारे में बताया गया। बेसिकली बात यह है, ईसा की 5वीं या 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म के ऊपर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का जन्म हुआ।
इसमें मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। वज्रयानी वज्र को एक अलौकिक तत्व के रूप में मानते हैं। इसका तादात्म्य धर्म के साथ यानी कि संबंध, तादात्म्य ने संबंध धर्म के साथ स्थापित किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए भिक्षा, तप आदि के स्थान पर ये जो 5 मकार आते हैं, पंच मकार, पंच मैकार, यह होता है इसमें देखिए मैथुन, मांस, मध्य, इस प्रकार के 5 इसमें मकार हैं। सेवन पर जोर दिया गया है। वज्रयानियों की क्रियाएं शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती हैं, जिसमें तारा आदि देवियों का महत्व प्रदान किया गया है। यह प्रतिपादित किया गया है कि रूप, शब्द, स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए। रागचर्या को सर्वोत्तम बताया गया है। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत, ये ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, इसका नाम है आर्य मंजू श्री मूल कल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो हमें बौद्ध के बारे में बहुत अच्छी और बहुत विस्तृत जानकारी देता है। हमें गुहे समाज नामक ग्रंथों से मिलता है। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। वह जाहिर सी बात है कि एक ऐसा जो धर्म है वो बात कर रहा है किसकी, मध्य मार्ग की बात कर रहा है। और ऐसे में आकर ये पंचमकार जो है, यहाँ पर थोड़ी भौतिकवादिता की बातें की जाती है ना, कि भोगवाद की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को यहाँ पर बट्टा लगेगा। तो ऐसे में ये जो उसको थोड़ा सा क्षति। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 1892 का वह भारतीय, तो इसके बारे में कुछ और भी आपको कुछ बताना है तो धन्यवाद।